सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है एटॉमिक रेडियस और बोर्स रेडियस। लेकिन इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम जेईई, चाहे वो मेन हो चाहे एडवांस हो, या मेडिकल नीट की बात करते हैं, तो एक बात तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, यहां पर आपकी अगर कोई चीज नहीं चलेगी तो वो है मगिंग। रटकर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप जेई मेन ऑब्लिक एडवांस्ड या नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो एक चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नॉट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं तो आपकी नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे, और अगर आपने अपनी नॉलेज जो आपने सीखी है उसको करेक्टली अप्लाई किया तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज जब हम एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है एक, जिसका मास है m और इस पे चार्ज है E। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान दीजिए यहां पर, क्योंकि यहां पर हमने एक न्यूक्लियस और एक एटम कंसिडर किया है। हमने माना कि इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है Z, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन
जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगर मैं ये मानूं कि एक प्रोटॉन पे चार्ज है E और टोटल प्रोटॉन है Z, तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो Ze पॉजिटिव चार्ज है। यहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कूलाम लॉ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलाम लॉ कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम Fe से डिनोट करते हैं। कूलाम ने कहा था कि किन्हीं दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों बॉडीज के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये Ze आपका न्यूक्लियस का चार्ज है, ये Ze जो है न्यूक्लियस का चार्ज, और ये जो E है आपका ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये Ze और E के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर इनके बीच की दूरी हम माने R, ठीक, तो जो कूलाम का सेकंड लॉ था कि किन्हीं दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे इक्वेशन 1 मानूं और इसे इक्वेशन 2 अगर मैं कंसिडर करूं, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंसिडर करूंगा तो ये आ गया आपका Ze इंटू E Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में से मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा F इक्वल्स टू K Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, ठीक है। अब यहां से हम दूसरी बात करते हैं। कोई भी बॉडी अगर किसी एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है तो उस सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए उसे एक फोर्स की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करेगा। अगर आपने बचपन में कोई गेम देखा हो, अगर आप रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांध ले और दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़कर खींचे तो वो रस्सी का एक सिरा जिसमें पत्थर बंधा हुआ है वो आपके हाथ के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। तो आपका जो हाथ है यहां पर वो इस पत्थर का टुकड़ा बंधा हुआ है और यहां पर आपने उसको पकड़ा हुआ है और उसको आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो आपका पत्थर है ये एक सर्कल में घूमने लगता है। अगर आपने कभी ये किया हो तो आप इसे अपने हाथ से एक फोर्स देते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई रोप या स्ट्रिंग, किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं है, किसी भी तरह का कोई वो टाइटनेस नहीं है जिसे कहें कि हमने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांधा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है
अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इसको एक पर्टिकुलर सेल में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए होगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलता कहां से है ताकि ये सर्कुलर मोशन बना रखे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके बीच में है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है ताकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम सके। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नीट में या आपके उसमें क्वेश्चन आए कि when an electron is revolving around a nucleus in a circular orbit, which force or which coulombic force of attraction is responsible for providing the centripetal force to the electron? तो आपका आंसर होना चाहिए coulombic force of attraction that is equals to ZE square upon R square। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r। m मास, v वेलोसिटी और r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, जैसे मैंने आपको बताया है। क्लियर? अब देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर? और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है जिससे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। आप ध्यान रखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन में इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और काम करेगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस काम कर रहा है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, नॉट आउटसाइड, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर आएगा ना बाहर, बल्कि ये सर्कुलर ऑर्बिट को मूव करता हुआ घूमेगा जिसे हम कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखीय गति। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो किस तरह की होती है, तो आप बताएंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, स्पर्श रेखीय गति होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट को टच करता हुआ रिवॉल्व करता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हम एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे या बोर रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम जो करने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस और एटॉमिक रेडियस। अब सबसे पहले बोर रेडियस होता क्या है? अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में केवल एक शेल होता है। तो न्यूक्लियस से लेकर जो फर्स्ट शेल तक की दूरी है हाइड्रोजन एटम की वो कहलाएगी बोर रेडियस। So the radius of the first orbit of hydrogen atom, the radius of the first orbit of hydrogen atom is known as Bohr radius। ठीक है, अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है एक एटम का, फर्स्ट शेल,
सेकंड शेल, थर्ड शेल, कितने भी शेल हो सकते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस के या किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो उसके न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक के बीच की जो दूरी होती है वो उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। सो एटॉमिक रेडियस इज व्हाट? द एटॉमिक रेडियस इज सिंपली डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and to the outermost shell of an atom is known as atomic radius। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक की जो दूरी होती है वो उसका एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अब यहां पर आ जाइए, मैंने आपको बोर रेडियस एक्सप्लेन किया हुआ, एटॉमिक रेडियस एक्सप्लेन किया है, और ये पूरा का पूरा फिगर मैंने दिखाया है कि ये न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Ze, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है E, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। अब ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को जरूरी चाहिए होता है अगर वो किसी एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है। तो ये फॉर्मूला मैंने इसमें लिखा हुआ है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? mv² अपॉन r²। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r रेडियस। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है ये मैंने अभी आपको लास्ट वाले सेगमेंट में क्लियर किया था। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो चार बॉडीज हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली। और इधर मैंने इन दोनों लॉस को कंबाइन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट किया। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट दैट इज k, और वो k क्या है? k आपका कांस्टेंट है एंड r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जो k की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। द k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, अगेन इट्स ए कांस्टेंट। अगर मैं टोटल की बात करूं तो k की जो वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ये जो k की वैल्यू है ये हम MKS सिस्टम में बता रहे हैं। MKS सिस्टम क्या होता है? MKS सिस्टम वो जहां लेंथ को मीटर में, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो MKS सिस्टम में जो k की वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब चूंकि एटम स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसकी यूनिट CGS सिस्टम में कैलकुलेट करता हूं, CGS सिस्टम मींस जहां लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में कैलकुलेट करूं और टाइम को सेकंड में कैलकुलेट करूं, तो फिर ये इक्वेशन में k की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। और अगर k की वैल्यू 1 हो जाती है तो अभी आपने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है Fe Ze² अपॉन r², और यहां आपका कांस्टेंट k है, अगर k की वैल्यू आप 1 रख दो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? Ze² अपॉन r²। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आगे हम इसमें रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम, जैसा मैंने लास्ट में बताया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बराबर होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है। इफ द इलेक्ट्रॉन हैज टू रिमेन इन द सेम ऑर्बिट,
मैंने भी बताया था कि सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू 1 हो जाएगी। So if the electron has to remain in the same orbit, उस कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल आ जाएगा। अब सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो फॉर्मूला है वो क्या है, mv²/r, और यहां पर हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन k ZE²/r²। सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू अगर आप 1 रख दें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ZE/r², ये इसमें हो जाएगा। r² से ये आपका फॉर्मूला है mv²/r, ZE²/r², इस स्क्वायर से ये r कैंसिल, बचा क्या आपका mv² ZE²/r। तो अगर रेडियस निकालने का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, आप इस r को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले जाइए और mv² को नीचे ले आइए, तो ये जो फॉर्मूला बना r ZE²/mv²। तो अगर आपको कोई एलिमेंट दिया हो जिसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम है Z, सोडियम अगर मैं बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट आपको दिया हुआ हो जिसका एटॉमिक नंबर है Z, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको मालूम हो तो आप किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। या आपको नीट के पेपर में 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा है कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन through which option you can calculate the radius of an atomic shell, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं ZE²/mv²। तो ये एक फॉर्मूला बनता है। अभी हम इसको आगे फिर और एक्सप्लोर करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट अपने उसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है ZE²/r²। तो आपने स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दिया था, तो ये आ गया आपका mv²/ZE²। अब यहां पर एक बोर पोस्टुलेट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी। बोर ये कहते हैं कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमते। बोर ने कहा था देयर आर सो मैनी सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, बट द इलेक्ट्रॉन डजंट रिवॉल्व in all the circular orbits. It revolves only those circular orbits in which its angular momentum is equals to nh/2 pi। बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जिस सर्कुलर ऑर्बिट में nh/2 पाई के बराबर होगा, केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये याद रखिएगा, बोर का नियम है। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है।
अगर मैं उस ऑर्बिट का रेडियस भी इसमें मल्टीप्लाई कर दूं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। मास into velocity into radius of the orbit in which electron is revolving is known as angular momentum। तो इलेक्ट्रॉन केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम mvr nh बाई 2 पाई के बराबर होगा। ये बोर ने कहा था, जैसा कि मैंने यहां पर आपको करके दिया है। ठीक है, अब m क्या है यहां पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है यहां पर? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर हो गया। h क्या है यहां पर? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है मैंने 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल पर सेकेंड। ये एमकेएस सिस्टम में है, लेकिन हम कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं? सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10 टू पावर -29 अर्ग सेकेंड। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, जिसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4, यहां आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है? ऑन स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 4। ये है आपके स्क्वायर नंबर 4 जो मैंने यहां ड्राइव की है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, पाई स्क्वायर। अब इस एम वी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m इंटू एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। भाई ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, बस यहां मैंने एम स्क्वायर को m इंटू एम कर दिया। अब इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है? इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू 3b इक्वेशन में क्या है? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, इस एम बी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देता हूं। अब आपको दिखा रहा हूं मैं, इधर देखिए, ये हमने बोर के पोस्टुलेट का स्क्वायर किया था, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। फिर मैंने आपको करके दिखाया था, एम स्क्वायर को मैंने m इंटू एम लिख दिया था, और एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू थी, ठीक है, उस एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो आपको 3b इक्वेशन में दिखाई पड़ रही थी, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वो उठा के मैंने इस इक्वेशन में रख दी। तो ये m एज इट इज आया, एम वी स्क्वायर की जगह मैंने जेड ई स्क्वायर अपॉन आर रख दिया। आर स्क्वायर यहां ऑलरेडी था, स्क्वायर से ये आर कैंसिल, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई, तो बचा क्या? m एज इट इज, जेड एट इज ई स्क्वायर आर एन एच एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अब मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है। मैं इस पूरे के पूरे को अगर इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर लिखा हुआ है, एच स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, जेड यहां आ गया, देखिए ई स्क्वायर यहां आ गया, एम इधर आ गया। तो ये रेडियस निकालने का दूसरा। अब इसमें एन क्या है? एन वो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एन की वैल्यू 1, सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एन की वैल्यू 2, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एन की वैल्यू 3। इसका मतलब एन क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करता है एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
N डिनोट करता है एनर्जी लेवल और शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इट इज रिवॉल्विंग। क्लियर? और Z क्या है यहां पर? एटॉमिक नंबर। तो बाकी अगर चीजें मैं छोड़ दूं इसमें N और Z को, तो H प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी बदलने वाली है नहीं। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, बदलेगी नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 रहती है, बदलेगी नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ये भी नहीं बदलेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ये भी नहीं बदलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये कांस्टेंट रहेगी, केवल दो चीजों को छोड़कर। N और Z बदलते रहेंगे अलग अलग एटम के लिए, बाकी चीजें बदलेंगी नहीं। तो अगर मैं इन सब की वैल्यू रख दूं एक पर्टिकुलर एटम में, अगर मैं डिफरेंट एटम की बात करूं, जैसे सोडियम मैग्नीशियम में N और Z चेंज होगा, लेकिन एक ही एटम में चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो है प्लैंक कांस्टेंट, चाहे कोई भी एटम हो, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। 4πe चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास, ये लगभग सबके लिए बराबर रहेगा। तो इस पूरे को मैं कांस्टेंट मानता हूं और इनकी वैल्यू मैंने रख दी। जैसे H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻29 स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7 स्क्वायर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1। अब अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेशन के बाद जो आता है वो आता है 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या आया 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां जो आपका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट होगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ? R इक्वल्स टू 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर, नॉट Z स्क्वायर, इट्स Z। ठीक, तो ये रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे रेडियस निकालना है, तो आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, 281। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है Z11। तो अब इधर देखिए, Z आपको मालूम पड़ गया 11। ठीक, अब सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में है, दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले और दूसरे शेल में है। 11वां इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? थर्ड शेल में है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब फॉर्मूले में रख दीजिए 0.529 3 का स्क्वायर अपॉन 11। तो आपको सोडियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर पूरा का पूरा ये नोट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा भी आप पढ़ना चाहें तो आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूं, www.chemistrytutorial.in। यहां से भी आप काफी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर पेड है, कुछ अनपेड है, लेकिन आपको बहुत नॉमिनल प्राइस में
अच्छे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। थैंक यू।